मित्रों, आप सब लोगों का लिखावट के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में अ, स्वागत है। आज हम लोग बलभद्र जी की कविताएं सुनेंगे, लेकिन कविताओं के पहले मैंने उनसे अनुरोध किया है, यानी कि लिखावट ने अनुरोध किया है कि आज के मौजूदा हालात पर अपना अपनी बात भी रखें। अभी रायपुर से हाल ही में जन संस्कृति मंच के 16वें महाधिवेशन से होके लौटे हैं, तो वहाँ की बातें भी आ, हमें बताएं संक्षिप्त, क्योंकि आज के मौजूदा हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और इनके खिलाफ कैसे संघर्ष हो, ये भी एक चिंता का विषय है। आ, बलभद्र जी गिरिडीह कॉलेज, झारखंड में हिंदी विभाग में अध्यापन करते हैं और हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषाओं में कविता भी लिखते हैं और निबंध और आलोचना भी आ, लिखते हैं। कई किताबें उनकी अब तक प्रकाशित हैं, कविता की किताबें भी, भोजपुरी कविता की किताबें भी और निबंध की किताबें। किताबों के नाम मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हिंदी कविताओं का संग्रह है समय की ठनक। भोजपुरी कविताओं का संग्रह है अब कहली हम। ललित निबंध का संग्रह है झनकी बाजे हो। भोजपुरी साहित्य देश के देश का आलोचना है। भोजपुरी साहित्य हाल फिलहाल, ये भी आलोचना की किताब है। और लेखन और कविता लिखने के ही समान महत्वपूर्ण काम वो युवाओं को भाषा और साहित्य से अपने अध्यापन के माध्यम से जो पढ़ाते हैं, उनको परिचित कराते हैं, उनको सचेत कराते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण काम है जो बलभद्र जी करते हैं। और विचार की दुनिया से उनका गहरा संबंध है, इसमें हम में से किसी को कोई संदेह नहीं है। उनकी वैचारिकता हमारे लिए एक मार्गदर्शन का भी आयोजना प्रस्तुत करती है। तो मैं डॉक्टर बलभद्र से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात शुरू करें। डॉक्टर बलभद्र। सबसे पहले तो मैं आप सबों को सादर प्रणाम करता हूं और जो इसमें हमारे कॉलेज के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से स्नेह भेज रहा हूं। लिखावट के प्रति आभार और खासकर मिथिलेश जी के प्रति भी कि गिरिडीह में बैठे हुए बलभद्र को इन्होंने याद किया और इस मंच पर उपस्थित होकर अपनी बातें रखने
और कविता पढ़ने के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत आभार। और मेरे लिए भी यह एक बहुत खास अवसर है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों के वरिष्ठ साथी कौशल किशोर जी बिल्कुल समय पर दिखाई पड़े इस पेज पर। और देख रहा हूँ कि झारखंड के एक जगह है बरही, तो बरही से हमारे साथी और अच्छे कहानीकार जावेद इस्लाम जी भी जुड़ गए और हमारे कुछ विद्यार्थी, मेरी कुछ छात्राएं भी दिखाई दे रही हैं। एक बार मैं सब लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और मुझे कुछ बातें कहनी है, कहने के लिए अवसर दिया गया है। तो बिल्कुल ये सही बात है और बहुत सही फरमाया मित्रेश जी ने कि अभी हाल ही में 8-9 अक्टूबर 22 को रायपुर में जन संस्कृति मंच का 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। मैं उसमें गया हुआ था और हमारे झारखंड के जो हमारे बहुत सारे साथी भी गए हुए थे, देश भर के साथी आए हुए थे, कविता में काम करने वाले, कहानी में, आलोचना में, निबंध में, नाटक में, गीत गायन में, वादन में, सिनेमा में, पत्रकारिता से जुड़े हुए अनेक विधाओं में काम करने वाले हमारे संस्कृति कर्मी और हमारे एक्टिविस्ट शामिल हुए थे और कई संगठनों के लोग शामिल हुए। तो यह भी एक सुखद संयोग रहा है कि 250 से अधिक में प्रतिभागी शामिल हुए। एक भव्य आयोजन का रूप रहा यह। तो उसके अनुभवों से तो मैं खुद भरा हुआ हूँ अभी और बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे नए लोगों से मिलना भी हुआ और यह रहा कि किन्हीं वजहों से कौशल जी इस बार वाले कार्यक्रम में नहीं शामिल हो सके। हम सारे लोगों को पता है इनकी व्यस्तता का, लेकिन लखनऊ से भी और उत्तर प्रदेश की भी बहुत अच्छी भागीदारी रही। जावेद इस्लाम जी भी गए हुए थे। बहुत यह एक कहिए कि गंभीर कई सेशन हुए। उद्घाटन सत्र में तो हिमांशु कुमार आए हुए थे और जो किसान आंदोलन के समय जो ट्राली समाचार जो अखबार निकल रहा था उसके संपादक नवकिरण नक भी उपस्थित हुई थी और इन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। और ये उद्घाटन सेशन के बाद जो दूसरे दिन का कार्यक्रम हुआ, जो वैचारिक सेशन था, विमर्श वाला सेशन था, उसमें वरिष्ठ कवि देवी प्रसाद मिश्र भी शामिल हुए और सोनी सोरी। इस कार्यक्रम का बड़ा एक ये रहा कि एक तरफ विद्वान उपस्थित थे, कविता कर्मी उपस्थित थे, दूसरी तरफ जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो उपस्थित थे, आदिवासी समूहों से जो हमारे कई साथी आए हुए थे और सोनी सोरी का उपस्थित होना और सोनी सोरी ने जो व्याख्यान दिया वो अनुभव संपन्न व्याख्यान अपने निजी जीवन की वास्तविकताओं को और पूरे बस्तर और कहिए कि पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के जीवन के बारे में, उनकी माली हालत के बारे में और सरकार का क्या रवैया है, सरकार का कैसा दमनात्मक रवैया है, क्या रवैया है पुलिस प्रशासन का, क्या रवैया है कहिए कि पूरे न्यायपालिका का, इस पर जो उनके जो अपने अनुभव आए, उनके अपने जो और लोगों ने सुना तो सारे लोग एक बार अंदर से उद्वेलित थे, व्यथित थे, आंखें नम थी और सब लोगों ने एक बार कहा मन ही मन, यह अब क्या रह गया है। तो इस सम्मेलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक तरफ तो विचार विमर्श का सेशन हुआ और काफी गंभीर बहसें हुई, अपनी अपनी विधाओं में काम करने वाले बहुत सारे लोग थे।
तो दूसरी तरफ वो हिमांशु कुमार भी थे और दूसरी तरफ ये सोनी सोरी भी थी। और हिमांशु कुमार भी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं और सोनी सोरी भी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं। और विषय भी था कि फांसीवाद केंद्र में था, फांसीवाद के खतरों पर बातचीत हुई और साथ ही साथ कि कैसे जो लोकतंत्र की संस्कृति के लिए कैसे एकजुट हुआ जाए और फांसीवाद का मुकाबला करने के लिए जो हमारे जो वो कौन कौन से रूप हो सकते हैं, कला साहित्य संस्कृति के जो अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, जिनको अख्तियार कर, जिनसे जुड़कर हम इसका प्रतिवाद कर सके, प्रतिरोध कर सके। तो बहुत गंभीर वक्तव्य हुए और सहज भी वक्तव्य हुए। ऐसा नहीं कि इतना गंभीर वक्तव्य हुआ और वो आम तो लोगों के लिए वो थोड़ा द्रूह हो जाए, भाषा कठिन हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सामान्य लहजे में, आम फाम भाषा में बहुत गंभीर बातें हुई और सारे लोगों ने यह चिंता प्रकट की। और वहां से जो एक मैसेज निकल के आया, जहां तक मेरी समझ बनी, कि इस दौर में अब विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय संस्कृति कर्मियों को, कवियों को, लेखकों को, आलोचकों को, फिल्मकारों को, पत्रकारों को, जिनकी चिंता के केंद्र में जनता है, लोकतंत्र है, किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, रोजगार के सवाल हैं, उन लोगों को एकजुट होकर काम करना होगा। वो चाहे वो किसी भी लेखक संगठन के हों, एक प्रोग्राम के तहत, साझे कार्यक्रम के तहत लोगों को सामने आना होगा। लोग आ भी रहे हैं। यह कार्यक्रम जश्न का जो यह सम्मेलन हुआ, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं यहीं से सारी चीजें शुरू होंगी। यह सम्मेलन एक मैसेज दिया, ये बताया कि कार्यक्रम होते रहे हैं, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत है भी, और न भी जाया जाए तो कम से कम सीए एनआरसी से तो देखा जाए, वहां से देखा जाए। किसान आंदोलन जो साल भर तक चला, वहां से भी देखा जा सकता है। और कौशल जी तो उपस्थित हैं। जो कोविड-19 का जो जहां से दौर शुरू होता है, सारा जीवन ठप, अचानक 8 बजे रात हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय प्रकट होते हैं और सब कुछ ठप, पूरी जिंदगी ठप। गाड़ी के पहिए रुक जाते हैं, हवाई जहाजों की उड़ानें रुक जाती हैं, टमटम, थाली, ट्रेला, ठेला, मजदूर जो जहां है वही ठप हो जाते हैं। और भयावह एक दौर शुरू होता है। गांव से गए हुए लोग शहरों से फिर वापस गांव की तरफ लौटते हैं। गांव से जाना अपने आप में कम पीड़ादायक बात नहीं है। अपने अपने समय में लोग गए, गांव से निकल के, कई गांवों से निकल के, झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, कौन सा ऐसा राज्य है, पश्चिम बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, कहां कहां से लोग नहीं गए। रोजी रोजगार की तलाश में नगरों की तरफ, महान नगरों की तरफ लोग गए और फिर उधर से एक शाही फरमान जारी होता है और जीने के सवाल को लेकर फिर गांव की तरफ लोग लौटते हैं। और उस दौर में हम सबों ने देखा है कि जो यह पेज जो आया हमारे सामने है, जो एक माध्यम आया, ऑनलाइन माध्यम, इस ऑनलाइन माध्यमों के उपयोग के बारे में सत्ता पक्ष के ही लोग नहीं सतर्क थे। प्रगतिशील जनवादी
विचारों से जुड़े हुए कवि, लेखक, पत्रकार, संस्कृति कर्मी, ये लोग भी चिंतित थे और इस माध्यम का बहुत सकारात्मक उपयोग वहां दिखाई पड़ा। चाहे लिखावट हो, चाहे कौशल किशोर जी का पेज, चाहे समकालीन जनमत का पेज हो। 50 या 51 कवियों की कविताओं को एक सीरीज में कौशल किशोर जी ने प्रस्तुत किया अपनी आवाज में। और दर्द के काफिले नाम से एक संग्रह भी दिखाई पड़ा। तो ये ऐसा नहीं कि ये कोई किसी की उपस्थिति के चलते कोई यह बात कह रहा है, बल्कि थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि कैसे इन माध्यमों का हमारे एक्टिविस्टों ने सकारात्मक उपयोग किया। और जहां पूरी दुनिया ठप दिखाई दे रही थी और लगा कि इन माध्यमों पर केवल सत्ता पक्ष का कब्जा है, तो हमारे एक्टिविस्टों ने, कल्चरल एक्टिविस्टों ने, सोशल एक्टिविस्टों ने, पॉलिटिकल एक्टिविस्टों ने यह दिखलाया कि नहीं, हम भी इनका जनपक्षधर उपयोग करेंगे। और ये सामने मुझे याद है कि हम लोगों के एक साथी है, युवा साथी सुधीर सुमन, आरा में बैठ के भोजपुर के कवियों 50 रचनाकारों की रचनाओं का पाठ किया अकेले। और नाम कोई गिनाए तो थक जाएगा गिनाते गिनाते, कहां कहां से नहीं ये सारे कार्यक्रम हुए। सरकार चिंतित थी कि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाए, प्रयोग की मुद्रा में थी, एक प्रयोग में जा रही थी कि ताकि अब इसी का उपयोग करते हुए हम नौकरियां खत्म कर दें। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाए, कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाए, दिल्ली में बैठा कोई एक प्रोफेसर पढ़ाए और 50 कॉलेजों के विद्यार्थी उसको पढ़ सके। उधर उनकी टिकड़ा में चल रही थी, साजिशें चल रही थी, लेकिन इन सारी साजिशों का खुलासा इन माध्यमों से हमारे एक्टिविस्टों ने किया है, हमारे रचनाकारों ने किया है। सीएएनआरसी के दौर में देखिए, मुझे तो लगता है कि कविता का इतना जबरदस्त जो प्रभाव सीएएनआरसी आंदोलन के दौर दिखाई पड़ा है। शाहीन बाग से चला जो एक बड़ा सा एक प्रयोग पूरी भारत में पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है, प्रभावित करता है, और जिसकी छाप आप किसान आंदोलन पर भी देखेंगे। किसान आंदोलन ने वहां से प्रभाव ग्रहण किया है, वहां से उसको एक प्रेरणा मिली है। तो वहां से लेकर शाहीन बाग से लेकर और यहां तक आप आकर देखिए, किसान आंदोलन तक पूरी एक श्रृंखला दिखाई पड़ती है। सबसे तो अधिक हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, कहाँ नहीं इसका पाठ हुआ। हिंदी कवियों का, कविताओं का, नज्मों का कहाँ नहीं पाठ हुआ। गिरिडीह में भी ये चला शाहीन बाग के तर्ज पर। तो यह है कि एक जबरदस्त, माने कहिए कि प्रतिरोध दिखाई देता है। और यह नोट करने लायक है, खुद नवकिरण दत्त ने बताया कि साल भर जो चला किसान आंदोलन, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि किसान आंदोलन आज एकदम ठप हो गया है, आज भी वो सतह पर है, आज भी तैयारियां चल रही है, आज भी बहसें चल रही है। लेकिन किसान आंदोलन के उस दौर में अलग अलग मोर्चे पर कहीं कविता पाठ, कहीं किसी विषय पर गहन विमर्श, कहीं कोई फिल्म चल रही है, कहीं कुछ कहीं कुछ। और सांस कहिए कि यह जो कविता, कहानी और सिनेमा की ताकत लोगों को समझ में आई। और यह भी बात है कि पूरे इस दौर को देखिए, किसी एक भाषा की कविता नहीं, किसी एक भाषा की, कहीं हिंदी की कविता है तो कहीं उर्दू की कविता है, कहीं बांग्ला की कविता है तो कहीं भोजपुरी की कविता है, कहीं अवधी की कविता है तो कहीं ब्रजभाषा की कविता है। और एक साथ इतनी साझेदारी जो है ना, वो इतिहास में अविस्मरणीय है। तो
मुझे जश्न के इस सम्मेलन में भी दिखाई पड़ा, एक बहुत बड़ा संदेश ये रहा कि हम सारे लोगों को, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ लोग बहुत सारी बातें पकाते उड़ाते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालांकि ध्यान तो जाता ही जाता है, लेकिन उनकी चिंताएं किसी एक खास आदमी को बचाने की जरूरत है, और इतना पर्सनल हो जाते हैं कि किसी एक पर टूट पड़ते हैं। उनको यह अच्छी तरह से समझ में है, ये नहीं मैं कहूंगा कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो पूरा समझ पा रहे हैं, और समझते हुए कुछ ऐसा कर रहे हैं। इतने भोले मन से वो ये सब नहीं कर रहे हैं। ये 2-3 दिनों से जो दिखाई दे रहा है जश्न सम्मेलन के बाद भी कुछ लोगों की जो फेसबुक वगैरह पर उपस्थिति दिखाई दे रही है, तो यह अपने आप में शुभ चिंतन नहीं है। क्योंकि उनको, अगर वो वाम जनवादी धारा के हैं, अगर वो लोकतांत्रिक समझ के हैं, अगर वो चाहते हैं कि यह सब बरकरार रहे, तो सोचना होगा कि हमको कहाँ खड़ा होना होगा, क्या बोलना होगा, किनके खिलाफ बोलना होगा। यह है बहुत बड़ी चिंता की बात। तो फिर अपनी पात और अपनी जमात को छोटा कर देना कोई बहुत बड़ी, कोई अच्छी बात तो नहीं है। कविता की पूरी हमारी जो परंपरा है, चाहे वो हिंदी कविता की परंपरा हो, चाहे वो जन भाषाओं की कविता की परंपरा हो, तो उस परंपरा की एक ठोस समझ होनी चाहिए, और वहां से हमको ताकत लेनी है, वहां से हमको शक्ति लेनी है। हमको अमीर खुसरो से भी जुड़ना होगा, तो हमको तुलसीदास से भी जुड़ना होगा, जहां ये कहते हैं कि मिथिलेश जी से 2 दिन पहले बातचीत हो रही थी कि वो तुलसीदास लिखते हैं कि आग बड़वाग से बड़ी है आग पेट की। और जहां वो कहते हैं जिहाद, वो अमीर खुसरो की जो पूरी भाषा है, उर्दू, फारसी और यहाँ तक कि अवधि, मोको सुहागिन की नोरे मुझसे नैना मिला के, तो जो वहां से एक प्रयोग धर्मिता दिखाई देती है, भाषा में भी, चिंतन में भी, चिंता में भी, तो वहां से आगे बढ़ते हुए हमारी कविता जहां तक पहुंची हुई है, हम अगर अपने को, हमारी अपनी कविता को, अपनी इस परंपरा को अगर नहीं समझेंगे तो रसखान गैर हो जाएंगे। और यह सत्ता चाहती है कि रसखान को गैर बनाया जाए, रहीम गैर हो जाएंगे। और जायसी भी, अब पद्मावत को लेकर जो फिल्म आई, उसके लिए जो करणी सेना, पता नहीं करणी सेना कहां से आ गई, तो करणी सेना भी आ गई। यह बहुत दूर की बात नहीं है, ये हाल हाल की बात है। और यह भी कि अगर आप अपने समाज के भीतर अगर किसी चीज को लेकर सहमत हैं, असहमत हैं, तो यह आपका अधिकार है। लोकतंत्र और संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है कि आप किसी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, और एक मर्यादित संतुलित भाषा में अपनी सहमति और असहमति प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे दौर में आपको सहमत ही होना है, और सहमत किनसे होना है, तो सहमत सत्ता से होना है। आप सत्ता से असहमत हुए तो आप अब क्या क्या नहीं आपके लिए प्रयोग किया जाएगा। आप पाकिस्तानी हैं तो आप देशद्रोही हैं, यह बताने की जरूरत नहीं, हमारे विद्यार्थी भी ये सब देख रहे हैं। और जो विकास के नाम पर जो नवटंकी हुई है, विकास के नाम पर जो ड्रामेबाजी हुई है, तो हम लोग तो कॉलेज में भी देख रहे हैं, कॉलेजों में भी देख रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू हो गई, क्या पढ़ना है
4 साल का सिलेबस तैयार नहीं है, लेकिन यह पैटर्न लागू हो गया। किताबें नहीं है, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू हो गई, 4 ईयर डिग्री कोर्स लागू हो गया। बच्चे फोन करते हैं कि सर क्या पढ़ना है, तो सर को ही पता है कि क्या पढ़ना है, तब तो सर बताएं। तो अब लेकिन यह है कि देखिए, यह है परिवर्तन है। यह परिवर्तन किस काम का है, किसके लिए है? तो मौजूदा दौर पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यह है कि आप अगर उनसे असहमत हो गए तो आप के लिए अब खैर नहीं है, आप झेलिए उनको। और अनेक तरीके, गाली गलौज से लेकर और जो भी संभव है, हिंसा के सारे तरीके उनके पास हैं। भाषा में हिंसा, शारीरिक क्षति पहुंचाना, आपको परेशान करना, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप अगर केवल यहां तक कि अब तो सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, भी एक दिन व्हाट्सएप पर दिखाई दे रहा था कि आप कौन कौन से शब्द उर्दू के हैं, इसके बदले हिंदी के किन किन शब्दों का प्रयोग करना है, यह भी। तो मुझे लगता है कि यह कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। इसी दौर में हमारे बहुत सारे जो वैज्ञानिक चिंतन वाले पत्रकार, एक्टिविस्ट, जिनको इस सत्ता ने बर्बाद किया, इस सत्ता ने जिन पर हमले किए, उनकी जानलेवा हमले हुए, वो हमारे बीच नहीं रहे। एक इस तरह से मारा गया, फिर कोविड के दौर में मारा गया, CA/NRC के दौर में नुकसान पहुंचाया गया। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे पत्रकार आज भी जेलों में हैं, जेल से आ गए, फिर किसी कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, उधर हुआ कि बरी किए जाएंगे, अपराध सिद्ध नहीं हुआ, और अब सुप्रीम कोर्ट ने वो रिहाई पर प्रतिबंध लगा दिया। ये सब इसी दौर में हो रहा है। पाकिस्तान का नाम ले लीजिए, केवल पाकिस्तान का नाम ले लीजिए, तो अब हुआ कि अब बस, अब कोई एक आम सभा है, कहीं से व्हाट्सएप में कहीं से आ गया कि देखिए इस फलाने सभा में एक पाकिस्तानी झंडा था, वो हिंदुस्तान का झंडा है, वो तिरंगा है, और कट पेस्ट करके एक झंडा दिखा दिया गया, एक पाकिस्तानी झंडा है। अब चलिए, अब चला चला गोदी मीडिया पर, वो चला एजेंडा 5 दिन तक, पाकिस्तानी झंडा आ गया। वो था कि नहीं, तो डंडा कहाँ का था, तो झंडा कहाँ का था। अब सुनिए बहस इस पर। तो बहुत ज्यादा न कह के, वो हम लोगों के यहाँ गांव देहात में पहले हमारी दादी चाहे हमारी माई वगैरह जो चिट्ठियां लिखती थी ना, तो लिखती क्या थी, लिखवाती थी। तो जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती थी, 5वें दर्जे तक, 6ठे दर्जे की पढ़ाई हुआ करती थी, बहुत ज्यादा हुआ तो कहा भी जाता था कि त्रिलोचन की कविता की, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, तो चंपा काले अक्षर चिन्हने लायक जब हुई, तो चिट्ठी लिखने के लिए बुलाया जाता था। तो अंत में सब स्वस्ति श्री शर्मा जो लिखी फलाने की तरफ से फलाने को प्रणाम से बात शुरू होती थी, और अंत में होता था कि अब आगे का लिखी, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना। बहुत अच्छा। तो हमारे पास कहिए कि कविता की एक समृद्ध परंपरा है, हिंदी कविता की, अवधी कविता की, ब्रजभाषा कविता की, भोजपुरी कविता की, और तमिल तेलुगु की कविताओं की। अब तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो आदिवासी समूह की जो कई भाषाएं हैं, उन भाषाओं की भी एक समृद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा है, एक विरासत है। अब हम एक दूसरे को समझते हुए ही हम आगे बढ़ पाएंगे, एक दूसरे की को देखते हुए, पढ़ते हुए ही हम अपने को सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध कर पाएंगे, और एक नया भारत यहीं से बनेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे
कविताओं की तरफ आना चाहिए, क्योंकि 35 मिनट से अधिक हो गए बोलते हुए, और अभी इजाजत है, मैं काव्य पाठ की तरफ आऊं। जी बिल्कुल, आप आए। आपकी कविता सुनने के लिए हम लोग गोपाल जी दिखाई दे रहे हैं, मेरा प्रणाम हाँ, गोपाल स्वीकार गोयल जी। करें। नमस्कार गोपाल गोयल जी, आपका स्वागत है। तो मैं अभी हाँ थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर आप कहिए कि गुस्ताखी माफ हो, तो बगल में बैठा कोई आदमी नाराज हो जाएगा कि क्यों नहीं आपने कहा कि गलती माफ करिए, गुस्ताखी क्यों की। गुस्ताखी कहने की गुस्ताखी आपने कर दी, अब आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। आप भारतीय नहीं रहे। तो उनके लिए एक कविता है, और उनके लिए नहीं, हम सबों के लिए। स्वागत है। और वो बहुत आसान भाषा में लिखी हुई कविता है, और वो उसका शीर्षक है ओ पंडुप। पंडुप एक पक्षी है, वो हमारे गांव में भी, खेतों में भी, छत के मुड़ेरों पर भी। और वो पंडुप मुझे बनारस में भी मिला, वो पंडुप गिरिडीह में भी मिला, और रायपुर में भी दिखाई पड़ा। तो वो पंडुप, ओ पंडुप, ओ पंडुप, बोल रहे हो तो मर्जी भर बोलो। फुर्सत के लम्हों की ओ एक टक पुकार, घर से बधार तक संग मेरे होलो। ओ पंडुप, ओ पंडुप, गेहूं के सरसों के खेतों में बोलो, आम के नीम के पत्तों के बीच से कोठा अटारी पर रमुआ की राम मड़ैया पर बोलो। ओ पंडुप, ओ पंडुप, जी करे उड़ जाओ, पोल पर बैठ जाओ। जी करे उड़ जाओ, पोल पर बैठ जाओ, बैठ जाओ तार पर, आर पर डणार पर। टुघुरो टहरो, मन करे ठहरो, बोलो पर बोलो। काशी कोलकाता में, आरा में, पटना में, दिल्ली गढ़वाल में, गिरिडीह धनबाद में, चीन में, जापान में, बोलो पाकिस्तान में। हिया से हिया के तार तुम जोड़ो। ओ पंडुप, ओ पंडुप। तो यह मेरी कविता है, और मैं एक कविता आपको लोगों को सुनाना चाहता हूँ। वो कविता है कविता मेरी। थोड़ी सी लंबी कविता है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। और मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग इस कविता को अवश्य सुने। इसका शीर्षक है कविता मेरी। मैंने कविता से कुछ कहने की कोशिश की है, और एक कवि अगर अपनी कविता से कुछ कहने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि वह उसका आत्म संवाद है। तो अभी तुम रहो यहीं पर, खेतों में ही। अभी तुम रहो यहीं पर, खेतों में ही। रहो किसानों के संग, जीवन अभी भी इन्हीं के बल है टिका हुआ। अभी तुम रहो यहीं पर, खेतों में ही। रहो किसानों के संग, जीवन अभी भी इन्हीं के बल है टिका हुआ। न सही हल बैल, हेंगा जुआट, पर कुदाल तो है। हसुआ और खुरपी, मोटर और स्टार्टर तो हैं। लुंगी की टेट में खुशी मोबाइल देख मत चकराओ। लुंगी की टेट में खुशी मोबाइल देख मत चकराओ। देखो अभी भी डाले जाते हैं बीज, बीज में फूटते हैं अखुएं।
झूमती है बालियां, तवे पर फूलती है रोटियां, कुकर के पेट में चावल है, दाल है, आलू है, प्याज है, तभी तो बजती है सीटियां। चांद उतरता है नींद के आंगन में, इठलाता है गेहूं के पत्तों पर, कलुआड़ में पकते गुड़ की गमक रोकती है राह, अरहर की पकी हुई ढेढ़ियां खनकती है। बहुत कुछ बदल गया है कि शोर शराबे से बाहर आओ। विश्वास करो, माओ की छातियों में छलकता है ममता का रस अभी भी गूंजती हैं लोरियां, भरे पूरे लोगों के ढंग ढर्रे पर न जाओ। आज भी चौवे के बल ही भैंसों को दोहते हैं मेरे लाल साहेब भाई। आज भी चौवे के बल ही भैंसों को दोहते हैं मेरे लाल साहेब भाई, और घर घों की आवाज संग फफा उठता है गरम गरम फेन हमारी अभिलाषाओं की तरह। यह अलग बात है कि अब दूध सारा चला जा रहा है बाजार में। बड़े से कंडाल में दूध पलटते वक्त किन किन भावों और दबावों से गुजरते हैं मेरे लाल साहेब भाई। कविता मेरी उन भावों और दबावों की गुत्थियों को समझो। ट्रैक्टर से खेतों की जुताई तो हो जाती है जल्दी, दिनों का काम घंटों में, घंटों का मिनटों में, पर कितनी मुश्किल से जुट पाते हैं जुताई के पैसे। खाद बीज के लिए क्या कुछ नहीं पड़ता है करना, क्या कुछ नहीं पड़ता है सहना, दुकानदार से बतियाना होता है किस लहजे में, कितना हंसकर अपने आप में धंसकर। ब्रिटिश काल का वह चरम बर्बर दौर था जब छोटका बाबा मेरे गए थे कलकत्ता। कलकत्ता जाने वाले तब अकेले तो नहीं थे वे, और आज भी मोटरी गठरी बांधे हर रोज गांव छोड़ परदेश जा रहे हैं नवहे। और आज भी मोटरी गठरी बांधे हर रोज गांव छोड़ परदेश जा रहे हैं नवहे। नवहे मीन्स नवजुवक। कविता मेरी होली दिवाली और ईद बकरीद या लगन के अवसरों पर घर आए नवहों की जींस पर मत जाओ इनकी मटक चाल पर। देखो, आज ही एक खबर छपी है कि मुंबई से आई है एक नवहे की लाश। झारखंड का यह नवहा करता था वहां राज मिस्त्री का काम, मरा वह गिरकर कितनी ऊंचाई से। ऐसे ही मरते हैं कितने सारे नवहे, मर मर कर जीते हैं जीने और मरने के सच से टकराव। रोज रोज ऊपर से आ रहा है कुछ न कुछ, जैसे मनरेगा, जैसे महंगाई, जैसे नया कोई बीज, नई कोई खाद, दवा कोई नई। सब कुछ इन्हें स्वीकार ही तो नहीं, फिर भी ये बोलते कुछ नहीं। कविता मेरी इनकी चुप्पियों के संग चलो। जैसे सुन ये लेते हैं धान और गेहूं के रेड़ने और बालियों के फूटने की आवाज। इनकी चुप्पियों की अंतर क्रियाओं को सुनो, इनके टूटने के समय और शिल्प को गुनो, और सहेजो और आगे बढ़ो। इन्हीं के बल जीवन है टिका हुआ, धरती है टिकी हुई, हवाएं हैं बहती हुई, बादल हैं बरसते हुए, हरियाली है, फूल हैं, फल हैं, फलों के बीज हैं। इन्हीं के बल हम हैं, तुम हो, रहो इन्हीं के संग, मैं भी रहूं, तुम भी रहो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर बल्फा की बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। शब्द का पूरा आख्यान रच डाला है आप। हाँ, बिल्कुल सही कौशल जी, सही। यह इस कविता के बाद
यह जो दो कविताएं मैंने सुनाई, ये दोनों कविताएं समय की ठनक संग्रह में शामिल हैं, और मुझे लगता है कि ये कविताएं मिथिलेश जी को 2-3 दिन में मिल जाएंगी। सोमवार मंगलवार को ये कविताएं मिल जाएंगी। कल ये किताब भेज दी गई है। और मैं इधर की एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसमें आपको गिरिडीह दिखाई पड़ेगा और हमारे बच्चे इसको ज्यादा आसानी से समझेंगे। हमारे जो विद्यार्थी हैं, बच्चे मीन्स हमारे जो विद्यार्थी हैं, और जावेद जी भी हैं जो झारखंड और गिरिडीह को जान रहे हैं कि कैसे यह गिरिडीह जो है खनिज संपदा से भरा हुआ एक राज्य है और कारपोरेट घरानों की नजर गड़ी हुई है। जी तो पाठ करें। हाँ, मैं करता हूँ। जी जी। और ये कविता है, भूतल के जल संग खेलते नहाते, भूतल के जल संग खेलते नहाते। गिरिडीह में बहुत सारे रोलिंग मिल्स हैं, और गिरिडीह के आसपास के जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं ना, इन पेड़ पौधों पर समझिए कि कालिख की मोटी परत जम गई है। और वहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि जब सुबह वो खांसते हैं, छींकते हैं, तो उनकी नाक से जो द्रव निकलता है वो काले रंग का निकलता है। जी हाँ सर, अब सही बोले आप। ये हमारे घर के पास की समस्या है। तो अब ये कविता है, भूतल के जल संग खेलते नहाते। स्टील रोलिंग मिलों की चिमनियों के धुएं जंगलों और पहाड़ों पर छाए हुए हैं बेशुमार। स्टील रोलिंग मिलों की चिमनियों के धुएं जंगलों और पहाड़ों पर छाए हुए हैं बेशुमार। घासों की पत्तियां तरस रही हैं अपने हरेपन को, घासों की पत्तियां तरस रही हैं अपने हरेपन को। उजली बकरियों को कौन कहे, काली को भी अपने रंग के पक्केपन पर होने लगा है संदेह। खपरेलों पर कालिख का साम्राज्य है, झोल भी अब नहीं दिख रहे झोल के रंग। नाक छिड़को पोटा कालिख के रंग का निकलता है, फेफड़े बैठते जा रहे हैं। पलाश और महुए इस वक्त मैंने बरसात में, पलाश और महुए इस वक्त अपनी पत्तियों को वर्षा की बौछारों में धो लेने को बेताब हैं। धुले मन ले लेना चाहते हैं भरपूर सांस। क्या सोच रही होगी खंडोली डैम की मछलियां, जल तल पर क्रीड़ा करते प्रवासी पक्षी। कौन है जो हमारी सुबह शाम को कर रहा बदरंग, हमारी सांसों में धुआं घोल रहा है। प्रश्न यह पूछना धूर्तता है, चालबाजी है। ध्यान दें आप लोग, कौन है जो हमारी सुबह शाम को कर रहा बदरंग, हमारी सांसों में धुआं घोल रहा है। प्रश्न यह पूछना धूर्तता है, चालबाजी है। शहर को ग्रीन करना जिसने ले रखा है अपने जिम्मा। यहाँ के जो पूंजीपति हैं, रोलिंग मिलों के मालिक हैं, वो शहर में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं और कहते हैं कि हम शहर को ग्रीन कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। कौन है जो हमारी सुबह शाम को कर रहा बदरंग, हमारी सांसों में धुआं घोल रहा है। प्रश्न यह पूछना धूर्तता है, चालबाजी है। शहर को ग्रीन करना जिसने ले रखा है अपने जिम्मा। वृक्ष लगाते, फोटो शेयर करते, जो दिखता है मुस्काते। क्या संबंध है इनका इन चिमनियों से, पूछने के बजाय
समझना है कि इन चिमनियों के बदौलत ही ये रसूखदार हैं, पायदार हैं। समझना है कि इन चिमनियों के बदौलत ही ये रसूखदार हैं, पायदार है। कोई पेड़ नहीं, अब ये ही छायेदार हैं। भूतल के जल संग खेलते नहाते। समझना है कि इन चिमनियों के बदौलत ही ये रसूखदार हैं, पायदार हैं। कोई पेड़ नहीं, अब ये ही छायेदार हैं। भूतल के जल संग खेलते नहाते। यह जो कुछ घराने हैं यहाँ, जो शहरों को सुंदर बनाने के नाम पर इनका एक धंधा चलता है, और छोटे छोटे पौधे और सड़क के खाली हिस्सों को, जहाँ पर गरीब सब्जी बेचने वाले पटरी पर बैठकर सब्जी बेचते हैं, वहाँ ये घेरा लगा के और अपने विज्ञापन के लिए वो लगाते हैं, और छोटे छोटे पौधे और पर्यावरण हित चिंतक बने हुए हैं। एक बिल्कुल अलग मिजाज की कविता मैं सुनाना चाहूंगा जावेद जी और मिथिलेश सर। वो गोली खेलते बच्चे, शीर्षक है गोली खेलते बच्चे। गिरिडीह की एक भाषा है खोरठा। यहाँ हमारे बच्चे खोरठा बोलते हैं, जिनकी मातृभाषा खोरठा है। और जो संथाली हमारे जो साथी हैं, उनकी संथाल है, उनकी भाषा संथाली है, किसी की कुड़ुक है, आदिवासी मित्रों की। लेकिन जो आम लोगों की भाषा है ना, वो खोरठा भी है। तो गोली खेलते बच्चे। मेरे गांव और गिरिडीह की गलियों में गोली खेलते बच्चों में बस यही एक फर्क दिख रहा, वे भोजपुरी में गालियां पढ़ते हैं, ये खोरठा में। मेरे गांव और गिरिडीह की गलियों में गोली खेलते बच्चों में बस यही एक फर्क दिख पड़ा, वे भोजपुरी में गालियां पढ़ते हैं, ये खोरठा में। इन गलियों, गोलियों और गालियों में कोई एक रिश्ता तो नहीं। इन गलियों, गोलियों और गालियों में कोई एक रिश्ता तो नहीं। ये गलियां ही संभाल सकती हैं इन गोलियों और गालियों को। गलियों में खुलने वाली खिड़कियों की झिड़कियां। अपने अपने बचपन में अगर आप लोगों ने गोली खेली होगी तो याद करिए, गली में खेलते हैं गोली दोपहर में, और भीतर बैठा वो कोई समझदार और बुजुर्ग आदमी डांटता है, बच्चे भाग जाते हैं, फिर गली में 5 मिनट के बाद आ जमते हैं। इन गलियों, गोलियों और गालियों में कोई एक रिश्ता तो नहीं। ये गलियां ही संभाल सकती हैं इन गोलियों और गालियों को। गलियों में खुलने वाली खिड़कियों की झिड़कियां, किसी बुजुर्ग की फटकार चंद लम्हों तक ही अपने होने को असरदार पाती रही है सौभाग्य। मैं इन गलियों, गोलियों और गालियों की सलामती की दुआएं करता हूँ। मैं इन गलियों, गोलियों और गालियों की सलामती की दुआएं करता हूँ। ये मेरी एक यहाँ गिरिडीह के बच्चों को जब मैंने गोली खेलते देखा गली में, तो मुझे ये बात समझ में आई कि हमारे बचपन में, या हम अपने गांव पर जाते हैं तो देखते हैं कि ये बच्चे हमारे यहाँ के भोजपुरी में जो गालियाँ देते हैं, और ये बच्चे खोरठा में वही गाली है, और गाली देते हैं और खेलते हैं। गाली देते हैं और खेलते हैं, बहस भी होती है और खेलते हैं, फटकार भी सुनते हैं और खेलते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये गाली दिए तो जाके कुछ लोग आ गए और एक बड़ा कोई हंगामा खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये गलियां ही संभाल सकती हैं इन गालियों और गोलियों को। और एक मैं कविता सुनाता हूं राष्ट्रहित में। शीर्षक है राष्ट्रहित में। इसका पहला खंड है, वह जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि था,
वह राष्ट्र के लिए बहुत चिंतित था। राष्ट्र के बारे में खूब सोचते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, सेवा अवधि पूर्ण होने पर पेंशन की सुविधा राष्ट्रहित में नहीं, उसने इसे बंद करने का फैसला सुनाया। वह जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि था, वह राष्ट्र के लिए बहुत चिंतित था। राष्ट्र के बारे में खूब सोचते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सेवा अवधि पूर्ण होने पर पेंशन की सुविधा राष्ट्रहित में नहीं, उसने इसे बंद करने का फैसला सुनाया। राष्ट्रहित में सोचते हुए उसने यह बहुत जरूरी समझा कि ऐसा सोचने और निर्णय के लेने के लिए ता जिंदगी बहुत जरूरी है पेंशन, सारी सुविधाएं राष्ट्रहित में। और इसका अगला हिस्सा है, राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए उसने सस्ती को राष्ट्रहित के विपरीत माना, विकास में बाधा। राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए उसने सस्ती को राष्ट्रहित के विपरीत माना, विकास में बाधा, सो चरम महंगाई का तोहफा सौंप दिया। सरकारी उपक्रम और संस्थान उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसने कहा, सरकार देश चलाने के लिए नहीं, उपक्रम और संस्थान चलाना सरकार का काम नहीं। राष्ट्रहित में वह इन दिनों ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहा है। वह बहुत मेहनती है, आराम बहुत कम करता है। बोलने को अब तक काम नहीं माना जाता था, उसने इसे सर्वोच्च दर्जा दिया। अभी कई फैसले लेने हैं उसे राष्ट्रहित में, अभी कई फैसले लेने हैं उसे राष्ट्रहित में। और एक मुझे लगता है कि कविता सुना के मुझे बातचीत करनी चाहिए आप सारे लोगों से 2-4 मिनट, क्योंकि घंटा भर हो गया। और एक आखिरी कविता मैं सुना रहा हूँ, किसान है। आपको एक भोजपुरी कविता भी सुनानी है। अच्छा, तो मैं एक कर लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे। हाँ, तो एक कविता किसान है हिंदी में सुनाने के बाद एक भोजपुरी सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यह कविता भी किसान आंदोलन के दौरान लिखी गई है। शीर्षक है किसान है। उनकी भी माँ है, पिता है, भाई भी, बहन भी। उनकी भी माँ है, पिता है, भाई भी, बहन भी, संगी हैं, हित मीत हैं, पत्नी है, बेटा बेटी है, घर द्वार होते हैं। उनके भी गांव है, शहर हैं, शहरों में अपने लोग हैं। देश तो देश, विदेश भी देश जैसा। बच्चे उनके गांव में पढ़ते हैं शहरों में, देश में, विदेश में नहीं भी पढ़ते हैं। फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। उनको भी अच्छा खाना पसंद आता है, अच्छा पहनना भी। गुलगुल गद्दा, नरम रजाई, न मिले तो कुछ भी। भूखे भी रहते हैं, उघारे निघारे घूमते हैं, खरहरे सोते हैं, गेंदरा ओढ़ते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाली गलौज करते हैं। नाराज किसी से होते हैं, कई कई दिन बात तक नहीं करते हैं। कोई मनाए तो मान भी जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पिक्चर भी जाते हैं, छुप छुप कर किसी को देखा भी करते हैं, प्रेम में घर से भाग भी जाते हैं। धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू, प्याज, सरसों, अरहर, गन्ना, हींग, हिल, हल्दी सब उपजाते हैं। आम भी, लीची भी, जामुन भी, कटहल भी, आंवला और नींबू भी। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी, मुर्गा, बत्तख, खरगोश, कुत्ते, बिल्लियां बहुत कुछ पालते हैं। पैदल पैदल चलते हैं, साइकिल भी, बाइक भी, ट्रैक्टर भी, जीप भी, कार भी, टेम्पो भी, ट्रक और बस भी। पेड़ की छाया में सोते हैं, बैठते हैं, मड़ई में, टाटी में, टूटी पटिहाटी में सपने जगाते हैं। कच्चे पक्के घरों को झाड़ते सजाते हैं, एक मंजिले बहुमंजिले घर भी बनाते हैं। पूर्वा पछिया की खुली हवा लेते हैं, हाथों से पंखा भी झलते हैं, टेबल फैन, सीलिंग फैन, कूलर भी, एसी भी उनकी जरूरत है। हसुआ, कुदाल, हल, जुआट, लाठी, भाला,
तीर तलवार, मोबाइल, इंटरनेट, ट्राली समाचार, सब कुछ, हाँ सब कुछ सहेज संभाल रखते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं, प्रधानी भी लड़ते हैं, सरपंची भी, वोट भी देते हैं, नारे भी लगाते हैं, सड़कों पर आते हैं, तिरंगा लहराते हैं, जन गण मन गाते हैं, तख्त पर बिठाते हैं, तख्त से हटाते हैं, काले काले झंडे फिर हवा में लहराते हैं, एक नहीं दो नहीं 12 महीने तक सड़कों पर ही अपना डेरा जमाते हैं, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं, कारों से रौदो चाहे गोलियां बरसाओ तुम, आ गए हैं अपने पर अब अपना खैर मनाओ तुम, आ गए हैं अपने पर अब अपना खैर मनाओ तुम। तो यह मेरी आप लोगों ने जो मेरी कविताएं सुनी, ये तो अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों ने ध्यान से सुना और कई लोग इसमें जुड़ गए हैं। सुमन कुमार जी भी मुझे लगता है कि आरा से जुड़ गए हैं, दिनेश जी भी जुड़े हुए हैं, सुरुचि, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी भी जुटे हुए हैं। तो यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप सब मेरी कविताएं सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जैसा कि हमारे साथी मिथिलेश जी ने कहा कि आप एक भोजपुरी कविता भी सुनाएंगे, तो मैं एक भोजपुरी कविता सुनाता हूँ। और वो भोजपुरी कविता कब कहली हम संग्रह से मैं सुना रहा हूँ। जी। और मुझे लगता है कि तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक कविता सुनाता हूँ। वो मैं बनारस में नौकरी करता था और एक कॉलेज में, बहुत बढ़िया कॉलेज है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट की सेवा में था। एमए की कक्षाओं के लिए मेरी नियुक्ति हुई थी, वहाँ के बाद मैं झारखंड आया। तो तकलीफ की बात थोड़ी है कि उस वक्त मेरे पिताजी बीमार पड़े और बनारस इलाज के लिए गए और फिर बच नहीं सके। तो फिर बाद में वो जाड़े का समय था और एक रजाई थी जो उनकी बनाई हुई थी और उसकी रुई घसक गई थी, जगह छोड़ चुकी थी। और ये बार बार बात चल रही थी कि क्या किया जाए, किसी धुनिये को बुलाया जाए और नया कपड़ा लगा के। तो मुझे, मेरा मन कुछ अनमना रहता था, उदास रहता था। तो एक कविता मैंने लिखी भोजपुरी में, चला ताग लिहली। एक दिन क्या हुआ कि खुद सुई निकाली, धागा निकाला और खुद बैठ गया और पिता को याद करते हुए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस कविता को एक लय में पढ़ सकूं, लेकिन चूंकि एक इसके साथ बहुत सारी स्मृतियां जुड़ेंगी। चलत ताग लिहली, फाटत रजाई रहे, चलत ताग लिहली, बाबू के कमाई रहे, चलत ताग लिहली। बाबू मैंने पिता। फाटत रजाई रहे, चलत ताग लिहली, बाबू के कमाई रहे, चलत ताग लिहली, कटिए जाई जाड़ा, चलत ताग लिहली, कामे आई आड़ा पाला, चलत ताग लिहली, समा जाइब एकरा में, चलत ताग लिहली, समा जाइब एकरा में, चलत ताग लिहली, बाबू के बैखरा में, चलत ताग लिहली, कि अपना में या तहरा में, चलत ताग लिहली, दुनिया के ककहरा में, चलत ताग लिहली, रुअवा घुसकत रहल, चलत ताग लिहली, पुरवा शुष्कत रहल, चलत ताग लिहली। सुमन जी भी हैं, कौशल जी भी हैं, दिनेश जी भी हैं, जावेद भाई हैं, मेरे बच्चे विद्यार्थी हैं। है कि समाज आई बेखरा में चलत ताग लिहली, बाबू के बैखरा में चलत ताग लिहली, बैखरा में बेचैनी में, कि अपना में या तहरा में चलत ताग लिहली, दुनिया के ककहरा में चलत ताग लिहली, रुअवा घसकत रहल, चलत ताग लिहली, पुरवा शुष्कत रहल, चलत ताग लिहली। और एक कविता सुनिए आप लोग।
जिसमें सफर के खूंट में, सफर के खूंट में, जैसे साड़ी का आंचल होता है ना, तो हम लोगों के यहाँ औरतें, जो कामकाजी औरतें होती थी, या हमारी खुद माँ भी जो बीड़ी पीती थी तो खूंट में बीड़ी बांध लेती थी, या कामकाजी औरतें उसमें कुछ पैसे बांध लेती थी, और जहां उनका नाती पोता या बेटा या कोई भी कहा कि पैसा दो पैसा दो, पैसा दे रहे आजी, पैसा दे रहे दादी माई, तो खूंट से निकाल के अठन्नी चवन्नी दे देती। तो हमने भी अपने सफर के खूंट में कुछ बांध रखा, सफर के खूंट में। थोड़ा सा देखिएगा आप लोग इसको ध्यान से। सफर के खूंट में, सूरज के चंद्रमा के तरई तरेगन अबूनी बतास के, मिलन के आधार हम धरती आकाश थे। सूरज के चंद्रमा के तरई तरेगन के, सूरज के चंद्रमा के तरई तरेगन अबूनी बतास के, मिलन के आधार हम धरती आकाश के। मिलन के एह सब मुहान पर, मिलल हमार भाव पुले, तो झूठ हो गए इंद्रधनुष। एजे से शुरू भइल सफर हमरा गीतन के, एजे से शुरू भइल सफर हमरा गीतन के, कि धरती के एह ओर से वो छोड़ ले, जहां तक जात रहे हमार आंख सब आपन रहे। धरती के एह छोर से, एह ओर से वो छोड़ ले, जहां तक जात रहे हमार आंख सब आपन रहे। अधौरे धूपे भर रहे धरती, भोर के लाली से सगा एगो नाता रहे मचलत, भोर के लाली से सगा एगो नाता रहे मचलत, साँझ से सुनत अरर बरर कुल कथा कहानी। हम राजा रही, हम प्रजा रही, हम रही पहरेदार। बचपन के खेलों में कोई राजा बनता था, कोई पहरेदार बन जाता था। हम राजा रही, हम प्रजा रही, हम रही पहरेदार। हम लड़त रही, हम हारत रही, हारियों के ना मानत रही हार। का कहल जाऊ कैसे कि डांट के जगह मिले दुलार, का कहल जाऊ कैसे कि डांट के जगह मिले दुलार, साँच से साँच अस कहवा रहल नाता, साँच से साँच अस कहवा रहल नाता, झूठ हमार कामे आइल सोरहो आना साँच अस। कि हम अपना झूठ से होत गईली महरूम, सांच के बीचे डालल गईल होके। लइकाई में कतना लाल रहे एकर ओठ, कहली एक दिन माई। लइकाई में कतना लाल रहे एकर ओठ, कहली एक दिन माई, और हम कतने कोन से निहारे लगनी ऐनक। लइकाई में एक दिन जब आसमान के देखौली हम ऐनक, तो हाथ हमर ध ले रही ईया, और वही सांझ का सुनवले रही कथा भर बीतन के, कि कैसे एगो बीता भर के लइका गरीब किसान के घर के सीख के बना के गाड़ी, मूस ओह में नाध के, हड्डा बिढ़नी या आग पानी बटोर के लोहा ले रहे अतताई एगो राजा से। नइखी कह सकत कि कौना रूप कौना रंग में, बाकी भर बीतन वही दिन बस गईले हमारा मन में। अपने पसेना से मन के अपना माटी के हाल सुतारे के जोग सधले, अपने पसेना से मन के अपना माटी के हाल सुतारे के जोग सधले। हाल मीन्स नमी। किसान देखने जाता है ना कि इसमें बीज डाले जा सकते हैं कि नहीं, वो नमी है कि नहीं, तो उसके लोग कहते हैं भोजपुरी में, का हो खेतवा में हाल रहल ह, नमी रहल ह। अपने पसेना से, अपने पसेने से माने अपने ही पसेना से मन के अपना माटी के हाल सुतारे के जोग सधले,
सोगहग अपना इतिहासों से चल रहल बा बत कही कि लाम पर रहल सुहाग भागापन, कि लाम पर रहल सुहाग भागापन, कि अपना माटी के तरफ से भेंट यह रहल आप रूपी, कि अपना माटी के तरफ से भेंट यह रहल आप रूपी। भेंट के ई थाती संभर ले, लड़खड़ाइल कबो डेग, उदास भइल मन। भेंट के ई थाती संभर ले, लड़खड़ाइल कबो डेग, उदास भइल मन। गौली अपन आत्मा के गीत, सुबह भ गइल सुर्ख तनी और। अपना सफर के कूट में सहेज की सुर्खी, अपना सफर के खूंट में सहेज की सुर्खी। बढ़ रहल बानी, बढ़ रहल बानी, सूरज चनरमा तरई तरेगन, अबूनी बतास के संगे। हमको अब आप लोग कहिए कि कविताएं यहीं पर रहने दीजिए। मुझे लगता है धन्यवाद बालभद्र जी। सचमुच आपकी कविताओं को सुनकर जो एक संघर्ष करने वाले लोगों में जो जान आ जाती है, वैसा ही हमने महसूस किया। एक आनंद अपने संघर्षों के भीतर। आपकी कविताएं सुनते हुए मुझे एक मराठी कवि नारायण सुर्वे की कविताएं भी याद आई, जो मजदूर, फैक्ट्री, मजदूर जीवन, तब से लेके या उसके 100 साल पहले तक, पहले से और आज तक में बहुत बदलाव आए हैं, आए होंगे। लेकिन जब आपने पत्तों पर कालिख जमा होने और लोगों के नाक से कालिख बहने की के जो बिंब आपने अपनी कविता में ले आए, अद्भुत है, सचमुच अद्भुत। और ऐसा लगा कि हम उस मजदूर और फैक्ट्री से हम आगे बढ़े ही नहीं, उसी कालिख में जी रहे हैं, उसी धुएं में जी रहे हैं। आपकी कविताओं में मुझे ये सब जो बिंब आए बहुत अच्छे लगे। कुछ स्थितियों के बारे में भी आपने बताई कि इतनी भयावह स्थितियां हो गई हैं जिसमें हम, और आपका वह आह्वान भी, सबको मिलकर इस फांसीवाद का मुकाबला करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस छोटी सी टिप्पणी के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप अपने घर से दूर गिरिडीह में रहते हैं, तो क्या कुछ विस्थापन की भावनाएं आती हैं क्या आपके मन में? देखिए, मैं बहुत समझिए कि बहुत महसूस करते हुए अपनी बात कह रहा हूँ जी। कि मेरी पढ़ाई हुई, एमए तक की पढ़ाई हुई आरा से। पीएचयू के हिंदी विभाग से हमने पीएचडी की और वहीं पर मैंने संविदा पर एक नौकरी शुरू की। मेरे एक खास मित्र हैं प्रकाश उदय, भोजपुरी के सशक्त कवि, वहां पर आज एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वहां पर मुझे संविदा पर काम करने का अवसर मिला। मेरे बच्चे तब तक स्कूल जाना शुरू कर चुके थे, कुछ बड़े भी हो चुके थे। सुमन कुमार सिंह सब जानते हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, जी। राजदार हैं, मेरे जीवन के राजदार भी हैं। जी। तो मैं गांव से आरा पढ़ने आया, आरा से फिर बनारस गया, फिर बाल बच्चों को लेकर गया, नौकरी की शुरुआत होगी।
यह विस्थापन अपने आप में, इस जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, मेरे लिए एक मिला जुला अनुभव की तरह है। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो रोमांचकारी है और आनंददायक है, और एक दूसरा जो हिस्सा है ना, वो कसक से भरा हुआ है। जी कोई बहुत, मैं विभाजन नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ से आनंद का पक्ष शुरू होता है और यहाँ से वो करुणा का और वो प्रसंग शुरू होता है जहाँ आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन मुझे बार बार ऐसा महसूस होता है कि मैं बनारस में गया तो मेरे पिताजी जो पुलिस विभाग की सेवा में थे, मेरी माँ जो बिल्कुल किसान परिवेश की, मेरे पिताजी पुलिस विभाग में डीएसपी थे, लेकिन वो क्या डीएसपी थे ये मेरे मित्र जानते हैं जो बहुत निकटता से मेरे परिवार से जुड़े हुए। एक किसान की तरह उनका जीवन रहा है, और मेरी माता जी बिल्कुल एक किसान पत्नी की तरह रहती थी। तो उन्होंने जो हींग हल्दी बांध के दिया गठरी में, मैं उसको संभाल के ले जाता था बनारस पीएचडी करते हुए। तो मैं 1 महीना अगर वहां रह जाता था और घर पे आता था, तो मेरे पिताजी, जिनको मैं जीवन भर चाचा कहता रहा, मैंने वो चाचा अंदर से इतने प्रसन्न होते थे कि ज्यादातर 3 बार मेरे साथ चाय पीते थे। और जब मैं जाया करता था तो मेरे बच्चे भी जा चुके थे मेरे साथ, तो मैं अपने लिए कम अंदर से रोता था इस बात को लेकर कि मेरे पिता अंदर से रो रहे हैं, वाह, बहुत अच्छा। और ऊपर से वो कुछ नहीं कह रहे थे। हमको पैसा देते थे 4,000, 5,000, 3,000, 2,000, लेकिन देते समय वो हमारी तरफ देख नहीं पाते थे। मैं वो भूल नहीं पा रहा हूँ। तो वो मैं हमसे कितना जुड़े हुए तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिन बच्चों से उनका जुड़ाव था वो बच्चे वहां जा चुके थे। तो कैसे कोई लेकिन ये भी बात है कि मैं अगर न जाता तो मैं पीएचडी नहीं करता, न जाता तो मिथिलेश जी हमको इस पेज पर नहीं बुलाते, जावेद मेरे मित्र नहीं बनते, कौशल जी मेरे साथी नहीं बनते, सुमन मेरे साथी नहीं बनते। तो उधर देखिएगा, कविता, मेरी कविता में मेरे लाल साहब भाई हैं जो किसान हैं, चौबे के बल ही भैंसों को धोते हैं मेरे लाल साहब भाई, जो अब नहीं रहे, स्मृति शेष हैं। तो आज भी मैं लाल साहब भाई से के परिवार से अपनापन महसूस करता हूँ। तो दोनों चीजें एक साथ चली हैं। और गिरिडीह जी में जब बनारस में गया तो बनारस में मेरा एक पूरा कुनबा बस गया, पूरा एक कुनबा बस गया। और आज जब गिरिडीह में हूं तो लगता है कि मेरा गांव गिरिडीह में उपस्थित हो गया है। और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र जो हमको बार बार निश्चिंत करते रहते हैं, बेफिक्र करते रहते हैं, करिए। तो कहे कि यह मेरा विस्तार है, नहीं, मेरे पिता का विस्तार है, मेरी माँ का विस्तार है जो मेरे अंदर है। तो यही एक मिली जुली बात है। यह मेरे लिए सौभाग्य की भी बात है और मेरे लिए यह कसक भरी भी बात। मैं इस द्वंद में जीता हुआ एक आदमी हूं, खुश भी होता हूं और उदास भी हो लेता हूं। जी लेकिन मैं कहीं भी अगर जाता हूं तो कहीं भी गया हूं, मुझे बहुत बहुत अपने लोग मिलते हैं, और यहाँ भी बहुत सारे अपने लोग हैं। जी और एक ही, जैसे कहिए कि मैं जन संस्कृति मंच से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरी मित्रता केवल जन संस्कृति मंच से नहीं है। बहुत सारे लोग, जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, दलित लेखक संघ, आदिवासी संघ, जो किसी भी संघ के नहीं है और उस चेतना के हैं, उर्दू के, यहाँ खोरठा वाले, सारे लोग मिलते जुलते हैं। हरा में भी वही बात, बनारस में भी वही बात,
3 जगह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत मायने रखता है कि मेरा गांव, एक आरा, एक बनारस और एक गिरिडीह। मायने तो बहुत सारे शहर रखते हैं, हर जगह मेरे मित्र हैं, हर जगह लेखक मित्र हैं, हर जगह एक्टिविस्ट हैं। लेकिन अब कहिए कि मैं थोड़ा आरा के लिए भी तड़पता हूँ, ठीक उसी तरीके से जैसे अपने गांव के लिए, ठीक उसी तरीके से बनारस के लिए। और जब मैं यहाँ से रिटायर हो जाऊंगा तो संभव है कि गिरिडीह के लिए भी यही तड़प रहेगी, शायद मेरी जिंदगी का यही हिस्सा रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया। पीड़ा और एक बृहद संसार के बीच तमाम लोगों को रहना पड़ता है। बहुत अच्छी बातें कही आपने। तो अब मैं क्या कौशल किशोर जी को आमंत्रित करूं एक समापन टिप्पणी के लिए? मैं आ, मुझे मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात होगी। नहीं, बलभद्र जी, एक तो मुझे अभी डॉक्टर को 7 बजे अपॉइंटमेंट है, तो मुझे निकलना है और बोलने में भी आंखों जी में जी, आप जलन भी इनको है। इनको कह के, बल्कि हाँ, जावेद जी हैं, लेकिन एक सुमन जी चीज, हैं, मैं सिर्फ आपको सुनने के लिए बहुत आया बहुत था बहुत बहुत और मेरे मुझे लिए बहुत 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 अच्छा लगा आपकी उपस्थिति बहुत इसमें। मेरे लिए, हाँ, मैं और समझता हूँ। और आप जमीन के कवि हैं, वहां पूरा जीवन है, प्रेम है, करुणा है, संघर्ष है। वो चाहे बनारस में रहे हो, भोजपुर में रहे हो, गिरिडीह में रहे हो, और उन सब जगहों के संघर्ष की ताप ने आपको बनाया है, आपकी कविता को बनाया है, गढ़ा है। अब मतलब आपकी कविता को सुनते हुए मुझे मुक्तिबोध की यह पंक्ति याद आती है कि कोशिश करो जीने की जमीन में गड़कर भी। तो आपकी जड़ें उस जमीन में है, भोजपुर, जो स्वयं में 1857 से लेके आज तक एक संघर्ष की भूमि रही है। गिरिडीह झारखंड का वो पूरा, जो आदिवासियों का छत्तीसगढ़ पूरा, जिस तरह से विस्थापन और जिस तरह से उन्हें उनके जल जंगल जमीन से उन्हें उजाड़ा जा रहा है, तो पूरे संघर्ष का एक ताप भी है ना। और कविता वास्तव में यहीं से फूटती है, यहीं से जन्म लेती है। और अगर जैसे आपने कहा ना, पहला पंडुक कविता सुनाई, वो पूरा सरहद को तोड़ती है, वो नहीं मानती कि कोई सरहद जैसी चीज भी है। हाँ, तो यह आपकी कविता भले अपनी जमीन की है ना, लेकिन वह अपने आप में पूरी दुनिया को, पूरे समाज को और समय को समेटती है, उसका आख्यान रचती है। जैसा मैंने दूसरी कविता को सुनते हुए एक तात्कालिक टिप्पणी की थी, है ना। और बहुत संवाद धर्मी कविता है, इसीलिए यहाँ कोई भी संप्रेषणीयता का कोई संकट नहीं है। सीधे सीधे सहज सरल भाषा में, चाहे भोजपुरी की भी कब कहली हम जैसी संग्रह की कविताएं हो, चाहे समय की ठनक की कविताएं हो, जो हम लोगों ने यहाँ सुनी वो कविताएं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। कम से कम है, मुझे तो ताजगी मिली आपकी कविताओं को सुन करके। और मिथिलेश जी तो का तो कुछ कहना नहीं, वो तो हमेशा इस तरह से अच्छी अच्छी कविताओं और कवियों की तलाश में रहते हैं। यह दिखावट उसी का मंच है। तो मैं अपनी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। यहाँ सुमन कुमार जी हैं, जावेद भाई हैं, और भी बहुत सारे साथी, गोपाल गोयल जी आए बांदा से, है ना, मुक्त चक्र पत्रिका के संपादक हैं। तो तो सभी साथियों को नमस्कार और धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए, मैं कार्यक्रम, अगर कुछ कहना चाहें मिथिलेश जी तो, नहीं तो इसी से नहीं, कार्यक्रम, आप समाप्त करिए। हाँ, इसी से कार्यक्रम समाप्त होता है। तो बलभद्र जी को एक बार पुनः बधाई और धन्यवाद लिखावट की ओर से और सभी मित्रों को। मैं मैं भी सारे साथियों को और अपने कॉलेज के हिंदी विभाग के अपने प्यारे विद्यार्थियों को एक बार सारे लोगों को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और खासकर इस लिखावट के लिए भी और मिथिलेश जी के लिए भी कि मुझे आपने थोड़ा और सम्मान दिया और बड़ा किया, थोड़ा और खुश होने और कभी कभार अपनी जमीन से जुड़कर
उदास होने के लिए भी आपने हमें मौका दिया, आपको और अपने सब साथियों को। अब अंत में हम सब लोग जब मिलते हैं तभी हम खुश हो पाते हैं। सही बात है। अकेले में तो खुश हुआ ही नहीं जाता है, मैं नहीं हो पाता हूँ। आज आप अभी हैं तनाव कौशल भरा जी दौर हैं, है। हाँ, कितना हाँ। तनाव बढ़ा अभी हम लोग देखिए, हम लोग जश्न के सम्मेलन से अभी बाहर निकले भी नहीं अपनी रणनीति को कार्य रूप देने के लिए, तो देखिए भी माने हमले शुरू हो गए। तो आज वामपंथ के अंदर की ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपने अंदर ही भीतर घातियों की एक बड़ी अब चलिए इस पर तो बलभद्र जी ने अपनी बात में शुरू में कुछ थोड़े से संक्षेप